Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को एनपीएन ट्रांजिस्टर का ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग समझाया। पीएनपी ट्रांजिस्टर का ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग समझाया, राइट। तो उसका मैंने आपको विद्युत परपथ बनाना सिखाया, मैंने आपको उसकी कार्यविधि बताई। क्लियर? याद है आप सभी को वो सब चीजें? आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे की रामायण रचूं आपसे, हम लोग चित्र दोबारा बना रहे हैं। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग। क्लियर? बनाए चित्र? आप लोग फटाफट मुझे बता देना, क्योंकि अब आप पढ़े लिखे लोग हो तो सब जानते ही हो, है ना। तो ये मैं डिजाइन बना रहा हूं। साइकिल गिर गई थी। चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम टाइम पे उल्टी सीधी लाइनें खींचती हैं, चित्र बनता नहीं है। एनपीएन उत्सर्जक आधार संग्रह, इधर वाला हिस्सा अग्रविनिति में, इधर वाला पश्चविनिति में। ये कैसे जोड़ दूं इसको? है धनात्मक से, क्योंकि पी है तो पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। ये अग्रविनिति हो गई और इसको धन से, एन है ना धन से, तो दूसरा अपने आप ऋण से। ध्यान रखना, इसमें बीच में घपला है। एक्चुअली इसमें घपला भी है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, किसी ने देखा ध्यान से, कहाँ घपला है? जैसे दोनों तरफ टेढ़े ना है। हाँ, अगर अविनीति तो सही मिल जाती है, इसमें गड़बड़ आ जाती है। क्योंकि आप देखो एन को प्लस से जोड़ दिया है ना, तो यहाँ भी तो एन ही है। नहीं, ये बात है ना। बीच वाले को कभी मत देखना, हमेशा साइड वाले को देखोगे तो सही काम होगा। सीन क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो और देखिएगा। उत्सर्जक का संबंध बैटरी एक्स के ऋण सिरे से। उत्सर्जक एन प्रकार का अर्धचालक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक। अब क्या बताऊं, जो तो सब जानता ही हो। क्या हुआ? क्लियर? तीरन के निशान बता दो। उत्सर्जक एन प्रकार का अर्धचालक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक। इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे तो धारा नीचे, तो जहां बना दू आई ई। अब इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे तो कछु इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएंगे, कछु जो निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे निकले धारा आई बी, और जो इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे निकले धारा ऐसे। समझ गए? अभी ये क्या बना है? ट्रांजिस्टर बना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में। अब मुझे बनाना है इससे क्या? प्रवर्धक। क्या करूं? ये कहना चाहते हो? ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभव हो गया, ये लोड प्रतिरोध हो गया। लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होगा। ऐसे ही होता है। यहां तक हम सभी लोग जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पता नहीं बताया कि नहीं बताया। स्कूल में आप एग्जाम देते हैं तो आपको नंबरों का लाभ होता है? हमने आपको पढ़ाया 100 नंबर के लिए, हमने आपको जो इनपुट दिया 100 नंबर का दिया, लेकिन पेपर में जाके आप लिख पाए, और लिखने के बाद आपका जो रिजल्ट आया, जो आपको लाभ हुआ, वो केवल 10 नंबर का हुआ। तो इन नंबरों को कैसे लिखा जाता है? 10/100। 10 इसमें क्या है? आउटपुट, नतीजा आपका जो मिला हमको। और पढ़ाया कितने के लिए गया था आपको? 100 के लिए, है ना। यानी किसी भी चीज का लाभ निकालना है तो हम हमेशा करते हैं आउटपुट बटे इनपुट, है। आउटपुट बटे इनपुट, ठीक है। ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, यहीं से निवेश कर रहे हो, तो ये निवेश काय पे जा रहा है? आधार पे जा रहा है। आधार पे जा रहा है। और सारी चीजें मिलती कहां पर है? संग्राही परपथ में। संग्राही पे मिलती हैं। बोलो भैया, ये संग्राही है। संग्राही परपथ में सारी चीजें मिलती हैं, है ना। लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होता है। कोई पूछे कि प्रतिरोध लाभ क्या होता है? क्या प्रतिरोध लाभ क्या होता है?
प्रतिरोध लाभ, ठीक है। तो मुझे मालूम है किसी भी चीज का लाभ निकालना है हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। तो प्रतिरोध लाभ निकालना है तो आर आउट अपॉन आर। निर्गत प्रतिरोध कौन सा वार हो जाना जीवार, और निवेशी प्रतिरोध यहीं से तो आप जा रहे हो, तो ये तार जो लगा है उसका प्रतिरोध, समझ गए, क्लियर। निर्गत प्रतिरोध तथा निवेशी प्रतिरोध के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, कहानी समझ में, सॉरी प्रतिरोध लाभ कहते हैं, क्लियर। निर्गत प्रतिरोध तथा निवेशी प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध लाभ कहते हैं, क्लियर। आर आउट तथा आर इन, ऐसे बोल दो, आर आउट तथा आर इन के अनुपात को प्रतिरोध लाभ कहते हैं, क्लियर है, समझ में आई बात। ये प्रतिरोध है ओम में नपेगा, ये भी प्रतिरोध है ओम में नपेगा, ओम ओम शांति ओम, यानी प्रतिरोध लाभ का कोई मात्रक नहीं, जो बोला समझ में आया, क्लियर, समझ गए। आर आउट तथा आर इन के अनुपात को प्रतिरोध लाभ कहते हैं। आर आउट, क्लियर, यानी इस वाले प्रतिरोध की बात कर रहा हूं। आप इसे लोड प्रतिरोध आर एल करके भी लिख सकते हो, या सिंपल आर लिखना चाहो तो आर भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप यहाँ आर एल मानो तो यहाँ आर एल लिख देना, अगर आप यहाँ आर मान रहे हो तो आर लिख देना, समझ गए। निवेशी प्रतिरोध आर एल, क्लियर। तो ये हमारा प्रतिरोध लाभ का सूत्र आ गया, ऐसे लिखा रहने दो, ऐसे भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, सीन क्लियर है। आगे बढ़ो। किसी ने पूछा धारा लाभ क्या होता है, धारा लाभ क्या होता है, तो धारा लाभ फारा लाभ तो भाई तेल लेने, पहले मैं तुम्हें कुछ जुगाड़ बताऊं बढ़िया। वी आई और आर में क्या संबंध है, वी बराबर आई आर, तो गौर से देखिएगा, वी बराबर आई आर होता है। तो कोई पूछे वोल्टेज लाभ क्या होता है, तो धारा लाभ और प्रतिरोध लाभ के गुणनफल को वोल्टेज लाभ कहते हैं। सही बोल रहा हूं ना, बोलो, वो वी बराबर है, बस लाभ लाभ लगा जाओ, वोल्टेज लाभ बराबर धारा लाभ गुणा। आपको याद होगा बचपन में एक सूत्र पढ़ा था, पी बराबर वी आई, वी आई शक्ति का, शक्ति लाभ बराबर वोल्टेज लाभ गुणित धारा, सूत्र याद है, समझ गए। अब अपन बहुत सारे काम करेंगे, क्लियर है। तो शक्ति लाभ बराबर वोल्टेज लाभ गुणित धारा लाभ, जो बोला पल्ले पड़ा आपको, अच्छी बात है, आप महान है। आ जाओ, किसी ने पूछा धारा लाभ बताओ, धारा लाभ, तो यहाँ पर धारा लाभ को हम लोग अक्षर बीटा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से, क्लियर। कैसे प्रदर्शित करते हैं, धारा लाभ यानी निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। निर्गत धारा कौन सी में मिल रही है, उत्सर्जक में, आधार में, या संग्राही में, तो संग्राही धारा में परिवर्तन, निर्गत धारा, निवेशी धारा क्या आ रही है, आधार पर। संग्राही धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इसे अक्षर बीटा से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, समझ गए। क्या बोला, संग्राही धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इसे अक्षर बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना लिख देना, काम हो गया। ये धारा है एम्पियर में नपेगी, ये भी धारा है एम्पियर में नपेगी, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगी, यानी इसका कोई मात्रा नहीं होता, कोई भी सूत्र नहीं होता, समझ गए। सामान्यतः धारा लाभ का जो मान होता है बीटा का, वो 49 होता है। कितना होता है, 49, 49। ओटी वगैरह में आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। सब लिखा मिलेगा अगर आपको। तो ये हमारा कौन सा लाभ हो गया, धारा। किसी ने मुझसे पूछा वोल्टेज लाभ बताओ, क्या बताओ, वोल्टेज लाभ समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा, है ना। वोल्टेज लाभ, वोल्टेज लाभ को हम लोग अक्षर एवी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, एवी से। तो भैया वोल्टेज लाभ है तो जैसे लिख दो डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन। नहीं बात समझ काहुए को परेशानी, तो जे इलालत के आई एवी बराबर, क्लियर। डेल्टा वी आउट, मैंने सुना है वी बराबर आई है, आउटपुट यही तो मिल रहा है। तो आई की जगह ऐसे लिखू डेल्टा आई सी इंटू आर, तो प्रतिरोध यहाँ पर आर जोड़ा है इसलिए आर। चलो निवेशी विभव है डेल्टा वी इनपुट, तो फिर वही वी बराबर आई आर।
आई की जगह क्या लिखूं आप बताइए? डेल्टा आई बी। डेल्टा आई। देख देख के तो ना बोल ले, तुम पे पाप पर हो। आर की जगह आर इन नेगेटिव पे करो। बोला भैया जैसे यहाँ इस्तेमाल किया आ गई सिगर। अगर इतने गई समझ में आ गई लाला रे, तो ए बी बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी की जगह बीटा चमकाया था इंटू आर अपॉन आर। नहीं है बस क्लियर है? ऐसे खोल खा सकते हो, बस ये पता होना चाहिए, ज्यादा याद याद करने की जरूरत नहीं। ऐसे बदल तो सकते हो ना, बोलो। तो थोड़ा मैं भाषा के रूप में लिखूं तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। आपके नोट्सों में यहीं तक लिखा है वोल्टेज लाभ, बाकी का ए बी क्या है? वोल्टेज लाभ ही तो है, बोला हुआ है, मुंह में बोलना फूट रहे। वोल्टेज लाभ बराबर बीटा का है, ये वही सूत्र है जो तुमने हवाल बोलो तुम होते। नहीं है मैंने वोल्ट वोल्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया वोल्टेज लाभ तो धारा लाभ गुणे वही वी बराबर आई आ रही है। मैंने समझ में ही ना आया गई का। हाँ है बम। आप आपके नोट्सों में हो सकता है यहाँ तक हो रहा हो, आप बढ़ाना चाहो अपने याद करने के लिए तो इसे बढ़ा सकते हो। समझ गए? सुनो आवाज बढ़ा ली हो, आगे बढ़ते हैं। आपको पट्टा न बोलते पूछिएगा फलाने वो फलाने शक्ति लाभ बता दो, तो फलाने तो पी बराबर वी आई जानते हैं, तो शक्ति लाभ बराबर वी की जगह ऐसे लिखू वोल्टेज लाभ गुणा हाँ बोले बोले बोल परे बोल। क्लियर है? शक्ति लाभ बराबर वोल्टेज लाभ गुणा धारा लाभ। आगे को परेशान शक्ति लाभ को हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है? एपी से प्रदर्शित करते हैं। आइए आइए बच्चों, वोल्टेज लाभ, या तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगी ए बी, या बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाओ। धारा लाभ चाहूं तो बीटा लिख दो, चाहे वो पूरी रामायण लिख लो, बीटा ही लिख दो 100 रट में है। अब जो नए कर्म ना कर रहा हूँ, बे कर रहा हूँ जो जहाँ कर रहते काम है। ठीक है? डेल्टा वी आउटपुट, आउटपुट जाएंगे तो मिल रहा है बी बराबर आई आर, तो आई सी आर। चलो इनपुट समझ में नहीं आई इंटू बीटा बेसो की ये क्या है बीटा आर अपॉन आर एन। मैं जल्दी तो ना कर रहा हूँ, बीट बीटा नहीं है बात। सीन क्लियर है? कर पाएंगे आप लोग? कोई दिक्कत? देख लो आप समझ जाओगे। हो गया? तो इस प्रश्न में कलांतर भी पूछा था, तो क्लियर है? कलांतर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। क्लियर? ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में निवेशी विभव निवेशी सिग्नल तथा निर्गत सिग्नल के बीच जो कलांतर होता है वो 180 डिग्री होता है, अर्थात पाई। यानी कि निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल समान कला में या विपरीत कला में? विपरीत कला में होते हैं। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इतना पढ़ लिख गए आप लोग। आपको बता दूं, हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में। हमने देखा कौन सी विधा में? ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में। ऐसे ही दो विधा और होती हैं, ओवेनिस्ट आधार विधा भी होती है और ओवेनिस्ट संग्राही विधा भी होती है। क्लियर? आज से कुछ सालों पहले आपके सिलेबस में ओवेनिस्ट आधार विधा भी थी और ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा भी थी, ओवेनिस्ट संग्राही नहीं थी। क्लियर? पर कुछ सालों पहले, अभी कोरोना की वजह से नहीं कह रहा हूं, उससे पहले से ही ओवेनिस्ट आधार विधा आपके सिलेबस में रही नहीं। कहा रहो ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा, वही आपके सिलेबस में है। अभी आपने धारा लाभ पढ़ा था, ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में धारा लाभ को कैसे प्रदर्शित करते थे? बीटा से। ओवेनिस्ट आधार विधा जो होती थी वहां पर अल्फा से प्रदर्शित करते थे। खैर, मैं आपके दिमाग का बथुआ नहीं करना चाहता हूं, पर आप सुनिएगा ध्यान से। अब ओवेनिस्ट आधार विधा हटा दी, ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा दल रही।
तो क्यों धरी होगी? अच्छी हो तो होगी। क्लियर? ओवेनिस्ट आधार विधा और ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा, तो इन दोनों में जो अच्छी होती है वो ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा होती है। पूछो क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ओवेनिस्ट आधार विधा होती थी वहां पर धारा लाभ होता था 0.98, 0.98, जो कि बहुत कम है। और ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में धारा लाभ जो होता है वो 49, 49, 98 पैसा ज्यादा है या 49 रुपया ज्यादा है? समझ रहे ना मेरी बात को? तो वहां धारा लाभ ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा में अधिक होता है। इस वजह से ओवेनिस्ट आधार विधा की तुलना में ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा अच्छी होती है। बात समझ में? अच्छा, आपने ये प्रवर्धक जब पढ़ा तो उसमें आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था प्रवर्धक के रूप में, है ना? हालांकि हमने पीएनपी से भी पढ़ा था, दोनों से ही अपन ने पढ़े थे, पर अच्छे कौन से होते हैं? एनपीएन ज्यादा अच्छी होती हैं पीएनपी से। क्यों अच्छी होती हैं? हाँ, मैं बता चुका हूं, क्योंकि एनपीएन में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और पीएनपी में होलों की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होलों से अधिक गतिशील होते हैं। क्लियर? नहीं है बात में? तो कुल मिला के बात ये है कि अगर मुझे प्रवर्धक बनाना है तो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करूंगा बजाय पीएनपी के। तो क्यों करूंगा, समझ में आया? और कौन सी विधा का इस्तेमाल करूंगा? ओवेनिस्ट उत्सर्जक विधा का। क्यों करूंगा? क्योंकि उसमें धारा लाभ अधिक होता है। 2 नोट दिए, इसके बाद दोनों चमका दो। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग समझाइए। क्या समझाइए? ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति उपयोग समझाइए। उपयोग तो समझाएंगे बाद में, पर जैसे समझाए हुए में दुनिया भर की चीजें लग जाएंगी। और मुझे लगे तो तुम्हें पुराने पाप तो शीघ्र क्लियर है? प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। कौन सी घटना? अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण, है ना? सही बोल रहा हूं ना? क्या बोल रहा हूं मैं? प्राथमिक कुंडली में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके पास रही दूसरी कुंडली में भी थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स गुजर जाता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा हो जाती हैं। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। कहते अच्छा, एक तार में धारा बह रही है, अगर उस तार का प्रतिरोध ज्यादा है, हर तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध के कारण रुकावट भी होगी। रुकावट होगी तो तार कैसे हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, तो बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट भी हो जाएगी, है? तार के प्रतिरोध के कारण बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट भी हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो एक यंत्र में इस्तेमाल की जाती हैं, आप उस यंत्र का नाम बता दो, ठीक है? प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और पटलित नरम लोहे की चूतिया है। ट्रांसफार्मर। क्या है ये? ट्रांसफार्मर। सिंपल। तुम्हारे घर में टंकी लगी, क्या करता हूँ? पानी भरता हूँ, फिर खाली कर देता हूँ, फिर भरवाता हूँ, फिर खाली करवाता हूँ। बोलो, उसी में आप पुनर्निवेश करते हो। खाली कर दे, पुनर्निवेश दोबारा, फिर खाली कर दे, फिर पुनर्निवेश दोबारा। बोलो, यही तो हम करते हैं। अच्छा, विद्युत दोलन और चुंबकीय दोलन जब मिलेंगे तो विद्युत चुंबकीय दोलन बन जाएंगे। बोलो भैया। एलसी परपथ पढ़ा था हमने एक जमाने में। एलसी परपथ में हमने पढ़ा था अनुनादी आवृत्ति का सूत्र F बराबर 1/2 पाई √ LC। याद है आपको? कमीना वो पूरी लिस्ट बनवाई थी फ्रंट पेज पे ही। हाँ, 1/2 पाई √ LC अनुनादी आवृत्ति का सूत्र F बराबर 1/2 पाई √ LC। याद है? XL बराबर XC। वही ये सॉल्व करके आओ तो पता है। अच्छा, और बताओ मुझे, ठीक है, टंकी समझते हो? टंकी को टैंक बोल सकता हूं। पुनर्निवेश यानी दोबारा निवेश, समझ में आता है?
कि नहीं आता? आता है। जैसे अपन बोलते पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, तुम सबन के होंगे, क्लियर है ना? ऐसे पुनर्निवेश यानी दोबारा से निवेश करना। ठीक है, ठीक है। तुम रोज सवेरे तो संजना बड़ी मेहनत करता हो, नहीं? फिर ठूस ले तो फिर करता हूं। सही बोल रहा, सही बोल रहा ना? इसकी वजह से लगातार आपको ठूसने की वजह से ऊर्जा मिलती रहती है, फिर बार ऊर्जा खर्च करते रहता हूँ, फिर मिल जाते हैं, फिर खर्च करते रहता हूँ। बोला भैया, सही बोल रहा? जो बोला समझ में? अच्छा एक बात बताओ, हाँ सुना है मैंने, ट्रांसफार्मर जो होता है निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में ऐसा कुछ बदल देता है बिना। ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है या उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है बिना। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती? मैंने बताया था ट्रांसफार्मर पढ़ाते समय, आवृत्ति। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, यह परिणामित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए हम लोग निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में और उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में बदलते हैं बिना आवृत्ति बदले। बताया था ना वहां पर आवृत्ति नियत रहती है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये चीज क्या है? तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। परिवर्ती प्रतिरोध मतलब रियोस्टेट बोलते हैं हम लोग इसे। परिवर्ती प्रतिरोध यानी ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बार बार बदलता है। अच्छा ये क्या है बच्चों? संधारित्र, क्योंकि दो डंडा बराबर है। संधारित्र, संधारित्र की धारता सी है। अब ये क्या है? अब ये परिवर्ती धारता का संधारित्र है, यानी ये एक ऐसा संधारित्र है जिसकी धारता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, इसकी धारता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। समझ गए? सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना। अनुनादी आवृत्ति को सूत्र मैंने पढ़ो है, F बराबर 1/2 पाई √LC। समझना, F बढ़ रहा है किसी जगह, मैंने देखा आवृत्ति बढ़ रही है और मुझे बढ़ना देनी, मुझे नियत रखनी है। अगर F बढ़ रही है और मैं ना चाह रहा हूं कि जो बढ़े, तो C को क्या करूं? F बढ़ रही है मैं रोक ना सकता, बढ़ रही है तो C ऐसा का कर दूं, बढ़ाए दूं या घटा दूं? ये तुम बताओ का कर दूं कि F बीते गई रहे है? तो F जितने बढ़ रहा है तो C ने बढ़ा देंगे तो C व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो C बीते गई। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसको बदल बदल कर मैं इसकी आवृत्ति को नियत रख सकता हूं। आ गई? आ गई? फिगर पैसू? तो अब तुम लपक जाओगे। आओ लपकाऊं तुम। ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमसे कह रहा है 2 लीटर समझाएं, तो 2 लीटर का पैदा कर तो वो कमीनो नाम देना पता पड़ रहा। 2 लीटर का पैदा करेगा, दोलन है वो बस। 2 लीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक निश्चित आवृत्ति के दोलन लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं बिना किसी बाहरी निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगाए। समझ में नहीं आए? क्लियर? आएंगे। पहले मैं समझाऊंगा, पहले समझ लो आप, ठीक है? आओ तुम्हें पूरा नजारा दिखाओ। आओ अच्छे से केवल बोर्ड पे निगाह रखना, 4 जगह निगाह मत देना, नहीं तो वो कहावत सुनी है ना, डोबी का कुत्ता घाटका। ये LC परपथ है। ये इसका मतलब क्या हुआ? परिवर्ती धारता का संधारित्र। ये कौन है? कुंजी ये बैटरी, ठीक है? ठीक है भैया?
मैंने इसको L1 नाम दे दिया, इसको L2 नाम दे दिया। आप चाहो तो इसको L1 इसको L2 भी दे सकते हो, तो नाम है कछु दे सकते हो, है ना। आप अपने नोट्सों में बोल दे मैंने ऐसे ही लिखा है या चेंज करके लिखा है, तो भाषा बोलूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे ही लिखा। ठीक है, आप महान वाह। साइकिल याद आई, साइकिल गिरी गई, साइकिल गिरी गई, गिरी हुई साइकिल है। नजारा क्लियर है। ये मैंने ऐसे डिजाइन से डाल दो यहाँ पे। यहाँ पर हमें मिलेंगे निर्गत दोलन। कहाँ मिलेंगे? निर्गत दोलन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी बिजनेस करते हैं? कोई ना कोई दुकान वगैरह है जिनकी है? ओके, तो वो जितना भी पैसा दुकान में आता है सब खर्च कर देते हैं। क्या करना पड़ता है? थोड़ा बहुत रखना भी पड़ता है दोबारा माल जो खरीद रहे हैं। सही बोल रहा हूं? यस और नो? है ना? बोलो स्टूडेंट्स। ओके, आप महान हैं। आ स्टूडेंट आ, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर याद आ रहा है कुछ? उत्सर्जक, आधार, संग्राही, बोलो भैया। सीन क्लियर? चलंदोड़ी मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनिएगा। ये जी तो रहेगी, तारीख टूट गई तो क्लियर। लिसन एंड चित्र क्लियर है सभी को? कोई जी संग्राही, संग्राही देखो जानते आप। तो ये पूरी रामायण कौन से परपथ में जुड़ी है? संग्राही और उत्सर्जक परपथ के बीच में जुड़ी है। काय की सहायता से? कुंजी और बैटरी की सहायता से। क्लियर? जहां में ये टंकी है इसे टैंक परपथ बोलते हैं, या इसे बोलते हैं पुनर्निवेश भाग। टैंक क्या है? पुनर्निवेश ही तो करते हैं वहां में, इसे टैंक परपथ भी बोलते हैं, या एलसी परपथ को बोलते हैं पुनर्निवेश भाग। क्लियर? अब सुनो, ये पुनर्निवेश भाग जो है ये काय में जुड़ा है? संग्राही उत्सर्जक परिपथ में जुड़ा हुआ है, कुंजी और बैटरी की सहायता से। क्लियर? अभी ये खुला परपथ है या बंद परपथ है? खुला परपथ है। जैसे ही बंद परपथ कर दे हो, सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया, धारा का बहना चालू हो गया। अब धारा बह के ऐसे आएगी। धारा जैसे ही बह के यहाँ आएगी तो सबसे पहले संधारित्र इसका धीरे धीरे करके चार्ज होने लगेगा, आवेशित होने लगेगा। थोड़ी देर के बाद जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा, अब संधारित्र का संबंध इस कुंडली एल के साथ है। अब वो कुंडली एल के साथ है, तो जो संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका है, तो इस कुंडली एल की वजह से धीरे धीरे निरावेशित होगा, है ना। जब ये पूर्ण रूप से आवेशित हो गया तो इसके अंदर विद्युत ऊर्जा अधिकतम होगी, लेकिन कुंडली से जुड़ा हुआ है तो इस वजह से ये धीरे धीरे निरावेशित होगा और इसकी विद्युत ऊर्जा धीरे धीरे करके कम होगी और ये धारा इधर बहने लगेगी। कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी धीरे धीरे जो ये विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलने लगेगी। और जब इसके अंदर विद्युत ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो यह चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। तो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कुंडली के प्रतिरोध के कारण बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में यह नष्ट भी हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन भी हुआ होगा। प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं अन्योन प्रेरण की घटना के कारण। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहाँ जो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धाराएं पैदा हुई, तो यहाँ तो जो द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर मिली वो तो हमें निर्गत दोलन मिल गए, क्योंकि दोलित्र का काम है दोलन प्राप्त करना। थोड़ा बहुत यहाँ भी मिला। यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला, बिजनेस में हमको जो पैसा मिलता है कुछ तो हम खर्चे में यूज कर लेते हैं और कुछ बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धाराएं हमको यहाँ मिली, उसको मैंने इस एनपीएन ट्रांजिस्टर वैनिष्ठ उत्सर्जक विधा में इसे उठा के मैंने आधार पे दे मारा। अब ये प्रवर्धक है। प्रवर्धक का काम क्या है? प्रवर्धन करना, किसी चीज के मान को बढ़ा देना। तो जब ये थोड़ा बहुत प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे आया तो ये प्रवर्धक अपनी प्रवर्धन क्रिया के फलस्वरूप जो थोड़ी बहुत वोल्टेज या थोड़ा बहुत विभव या थोड़ी बहुत धारा जो आ रही है उसे क्या कर देगा? बढ़ा देगा और बढ़ा के दोबारा संग्राही में पहुंचा देगा। अब यही डाटा यहाँ पर कुंडली के प्रतिरोध के कारण थोड़ी बहुत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हुई थी, तो ये नष्ट जो हुई थी तो ये इसकी क्या कर देगा?
पूर्ति कर देगा। फिर यही प्रोसेस दोबारा चलेगी, फिर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, फिर प्रेरित धारा पैदा हो गई, फिर ये निर्गत दोलन प्राप्त हो गए, थोड़ा बहुत यहाँ मिला, फिर वही प्रवर्तक ने इसको बढ़ा बढ़ा के पहुंचा दिया। यानी आपको लगातार यहां से विद्युत धारा देने की जरूरत नहीं है। एक बार सर्किट स्टार्ट कर दिया फिर आपको लगातार निवेशी विभव लगाने की जरूरत नहीं है, वही क्रिया बार बार चलती रहेगी। अब आपको समझ में आया इसे टैंक परिपथ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टंकी सी है, भग जाते घंटे, जो नुकसान है जाते, मिल गई क्षतिपूर्ति है जाते, समझ में ही नहीं आई। क्लियर है? कहानी समझ में आ गई पूरी? ये आपका वही वाला चित्र है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एहसास कराऊं तो सब लोग देखना बेटा है, मैं छोटा सा ही बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ इस चित्र को। ऐसे आप एनपीएन बनाते थे, एनपीएन है ना, पीको पॉजिटिव से नेगेटिव से, ऐसे ये सब डिजाइन आते हैं। याद आ रहा है उसे? ऐसे करके मैंने बनाया था। अब आप गौर से देखिए, जे आइटम तो पूरा अपना जीरो, अब यहाँ पे जे हटे, जे जाते डर रहा देखो, जे जी चीज सीधो आधार पे ही तो दे रहे हो, जे आधार मैंने समझ आ गई का सिगर। क्लियर है? कागुए को परेशानी, चलो अच्छी बात है, आप महान है। तो इसमें दो चीजें यूज की जा रही है, एक तो टैंक परपथ। टैंक परपथ क्या होता है? एलसी परपथ, पुनर्निवेश भाग भी बोलते हैं इसे। और ये पूरा विद्युत परपथ है। यहाँ पर आप कौन से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं? एनपी। यहाँ पर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर का ओवेनिस उत्सर्जक विधा में प्रवर्धक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? समझ गए? अब फिर से बोल रहा हूं, दोबारा सुनो। जैसे ही कुंजी के को दबाया जाता है, संग्राही उत्सर्जक परपथ पूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा भाषा बदलूंगा मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, जिससे आपको नोट्स की भाषा इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? जैसे कुंजी के को दबाया जाता है, संग्राही उत्सर्जक परपथ पूर्ण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धारा प्रारंभ हो जाती है। और धारा बहने के साथ साथ संधारित्र जो है धीरे धीरे करके आवेशित हो जाता है। क्लियर? जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो उसके अंदर विद्युत ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी उसके अंदर विद्युत दोलन होंगे। अब चूंकि संधारित्र का संबंध कुंडली एल से है, तो इसकी वजह से संधारित्र धीरे धीरे निरावेशित होंगे, तो यहाँ से विद्युत दोलन आई या विद्युत धारा आई, विद्युत दोलन बोल सकता हूँ। और यहाँ पर जब धारा के माने परिवर्तन होगा तो चुंबकीय ऊर्जा में भी परिवर्तन होंगे, है ना? क्लियर? तो यहाँ पे चुंबकीय दोलन होंगे, तो विद्युत दोलन और चुंबकीय दोलन दोनों मिलजुल के विद्युत चुंबकीय दोलन बना देंगे। नहीं है मेरी बात समझ? अच्छा, जब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो यहाँ पर चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। ये चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन अधिकतम होगा, तो अन्योन प्रेरण की घटना के कारण द्वितीय कुंडली L1 और L2 के सिरों पर प्रेरित विद्युत भागों और प्रेरित धाराएं पैदा हो जाएंगी। क्लियर है? नहीं यही बात है, एक निश्चित आवृत्ति है। अब आवृत्ति, जिस आवृत्ति के दोलन पैदा होते हैं वो होती है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट। इस आवृत्ति के दोलन पैदा होते हैं। अगर आवृत्ति में थोड़ा बहुत इधर उधर घट बढ़ रहा हो तो हम संधारित्र की धारिता को उसी प्रकार घटा बढ़ा सकते हैं कि निश्चित आवृत्ति के दोलन हमें लगातार प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रेरित और प्रेरित धारा पैदा हुई, तो यहाँ तो निर्गत दोलन मिल गए हमें। जो थोड़ा बहुत यहाँ मिला उसे मैंने आधार पे वापस दिया, है ना? तो यहाँ पर आधार ने अपनी, यहाँ पर इसमें प्रवर्धक ने अपनी प्रवर्तन क्रिया के फलस्वरूप इसे बढ़ाकर वापस यहाँ पहुंचा दिया। तो जो क्षति हुई थी कुंडली के प्रतिरोध के कारण बहुत सारी ऊर्जा उष्ण ऊर्जा के रूप में नष्ट हो गई, उसकी कमी की पूर्ति हो गई, और फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होने लगा। नहीं है बस कोपट्टा मुझे पूछे दोलित्र क्या है? तो दोलित्र एक ऐसी युक्ति है, ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बिना किसी बाहरी निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगाए एक निश्चित आवृत्ति के दोलन लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। अब परिभाषा समझ में आई? क्लियर? बिना किसी बाहरी निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगाए का मतलब बार बार यहाँ से विभव देने की जरूरत नहीं है। एक बार क्रिया शुरू हो गई, बाकी बात काम होते रहेगा। नहीं है घर में एक बार आग लगाए दे, लड़ाई आपस में होती रहेगी। नहीं है मेरी बात? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्लियर है? खैर ये तो फालतू की बात है, पर मेरी बात समझ गए आप? क्लियर है? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया दोलित्र क्या है, तो दोलित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बिना किसी बाहरी निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगाए एक निश्चित आवृत्ति के विद्युत दोलन लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। बोलो शांत मन से प्रभु का ध्यान करते हुए सभी लोग दोलित्र को पढ़ेंगे और परम धाम को प्राप्त करेंगे। बढ़िया, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।